तो शोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले वक्ता के लिए स्टीफन हेस्ट 30 साल की उम्र में अपने परिवार की कंपनी के सीईओ बन गए थे और इस अनुभव के दौरान उन्होंने पाया कि संघर्षों से निपटने के हमारे मौजूदा तरीके जीतने वाली बातचीत को प्राथमिकता देते हैं, न कि टिकाऊ रिश्ते बनाने को। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की एक पद्धति विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने मिलियन पीस मेकर्स की सहस्थापना की और अब अपनी खुद की विधि नॉन फ्लिक्ट के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आइए स्टीफन के साथ जुड़ें ताकि हम न केवल यह सीख सकें कि संघर्ष को कैसे पार करें, बल्कि उससे सीख भी सकें। कल्पना कीजिए कि आप संघर्ष को कैसे संभालते हैं। यह आपकी पूरी जिंदगी को आकार दे सकता है। चाहे वह लोगों को आपके करीब लाए या उन्हें आपसे दूर कर दे, चाहे वह आपको शांति से भर दे या आपको दर्द में छोड़ दे। मेरे जीवन के अधिकांश हिस्से में संघर्ष से निपटने का मेरा तरीका जीतने के लिए बातचीत करना था। मैंने खुद को बातचीत का विद्यार्थी बना लिया था। द आर्ट ऑफ वॉर मेरी पसंदीदा किताब थी, लेकिन मैंने पाया कि मैं लड़ाइयां तो जीत रहा था, लेकिन रिश्ते हार रहा था। 2 असफल शादियां, पारिवारिक तनाव, काम पर हड़तालें। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने संघर्ष से निपटने का अपना तरीका नहीं बदला तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इच्छाओं की एक लंबी सूची के साथ, लेकिन और कुछ खास नहीं। मैं आज आपके साथ अपना सफर साझा करना चाहता हूं कि कैसे मैं संघर्ष पैदा करने वाले से शांति स्थापित करने वाला बना, और साथ मिलकर हम यह भी देख सकते हैं कि संघर्ष से निपटने का खाका कैसे दोबारा तैयार किया जा सकता है। मेरे लिए जिंदगी तब वाकई गंभीर हो गई जब मैं 20 साल का था और मेरे चाचा, जो हमारे पारिवारिक व्यवसाय के सीईओ थे, अचानक चल बसे। इससे मुझे नेतृत्व की भूमिका में आना पड़ा, जब न तो मैं और न ही मेरे परिवार के अन्य सदस्य इसके लिए तैयार थे। इससे संघर्ष पैदा हुआ। 10 साल बाद जब मैं कंपनी का सीईओ था तो मैंने वैश्विक सीईओ के एक समूह में शामिल होना तय किया, ताकि अपनी यात्रा में मैं खुद को इतना अकेला महसूस न करूं। 2012 में मैं हमारे कनाडाई क्षेत्र के लिए शिक्षा का जिम्मेदार था। मैंने कहा, चलो एक इवेंट, एक वर्कशॉप करते हैं जिससे मैं खुद भी सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। और जब मैंने अपने साथियों से बात की तो उन्होंने भी यही जरूरत महसूस की। तो मैंने कहा, बहुत अच्छा, चलो किसी संघर्ष समाधान के विशेषज्ञ को बुलाते हैं। मैं तो संघर्ष करने में ही विशेषज्ञ हूं। मैंने इस विषय पर दर्जन भर किताबें खरीदी और मैंने पाया कि वे आमतौर पर पीएचडी द्वारा अन्य पीएचडी के लिए लिखी गई थीं। शानदार थीं, लेकिन हमारी जरूरतों के लिए व्यावहारिक नहीं थीं। एक दोस्त ने मुझे एक ऐसे संसाधन से मिलवाया जो हमारे सदस्यों के साथ संघर्ष क्षेत्रों में काम करते थे। डॉ अमीर काफिर, भारतीय और पाकिस्तानी, ग्रीक और तुर्क, इजरायली और अरब, और उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए सहमति दी। और हमने शिक्षाविदों और प्रैक्टिशनर्स की एक टीम तैयार की। उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो इतना सरल था कि वह एक विजिटिंग कार्ड के पीछे या आपके फोन की एक तस्वीर पर भी आ जाए, और इतना शक्तिशाली था। यह किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए काम कर सकता था, चाहे वह आंतरिक संघर्ष हो या पहचान आधारित संघर्ष, जो सबसे कठिन होते हैं। और हमने उस मॉडल को, जो पहले से मौजूद शोध पर आधारित था, लिया और उसे नॉन फ्लिक्ट नाम दिया। सुलझे हुए संघर्ष के लिए कोई शब्द नहीं था। यह मेरे सौतेले बेटे ने सुझाया था, तो इसके लिए धन्यवाद ग्रेग। हमने इसे अपने 700 सदस्यों, उनके जीवन साथियों और युवाओं के साथ आजमाया। और हमने अपनी एग्जिट सर्वेक्षणों के माध्यम से पाया कि 85% संघर्ष बिना दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति के ही सुलझ गए, सिर्फ प्रक्रिया को अपनाकर और खुद को उनकी जगह रखकर। तो यह वाकई अद्भुत था। फिर मैंने सोचा, चलो इसे और कठिन दर्शकों के सामने ले चलते हैं। और मेरे लिए यह सबसे मुश्किल था। एक भावनात्मक संघर्ष जो वहां है, वह है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, जो दुर्भाग्यवश आज भी बहुत नकारात्मक रूप में मौजूद है। और मैं अपनी पत्नी और सौतेले बेटे के साथ एक अन्य मित्र के परिचय से वहां गया।
दीवार के दूसरी ओर महिलाओं के एक सहकारी समूह में सक्रिय महिलाओं से मिलने गया। अब मैं एक कनाडाई यहूदी हूं। ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर था, पर हम तभी बढ़ते हैं जब हम उससे बाहर निकलते हैं। तो संस्थापक ने मुझसे पहला सवाल किया, आप कनाडा से हैं। आपकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हमें एक राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिलिस्तीनियों ने कनाडाई लोगों के खिलाफ क्या किया? मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। मैंने कहा, आप सही हैं। संघर्ष में हर किसी के नजरिए से वे सही होते हैं, और अगर वे देखें कि आप उन्हें गलत साबित करने नहीं आए हैं तो तनाव कम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी हूं जो दुनिया भर में यात्रा करता है, और मैं और जिन लोगों से मैं मिलता हूं वे आपके बारे में वही जानते हैं जो हम मीडिया में सुनते हैं। क्या आप अपनी सच्ची कहानियां साझा करने के लिए तैयार होंगी जिन्हें मैं अपनी यात्राओं में साझा कर सकूं? तो उन्होंने कहा, ठीक है। हमने मेज के चारों ओर घूमकर गैर संघर्ष वाले सवालों के माध्यम से चर्चा की। पहला सवाल है, या कहें कि पहला कदम है, खुद को और अपने साथी को समझना, यानी उस व्यक्ति को जिससे आपका टकराव है। तो मैंने उनसे कहा कि वे टकराव से जुड़ी अपनी बातें और भावनाएं साझा करें और बताएं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और फिर मैं सक्रियता और उदारता से उनकी बात सुनता और अपनी ही भाषा में जो मैंने सुना उसका सारांश दोहराता और पूछता, क्या मैंने आपको सही समझा? और क्या कुछ और है? हमेशा कुछ और होता ही है। मैं सुनता रहा और दोहराता रहा जब तक कि कुछ और बाकी न रह गया। फिर हम दूसरे चरण पर पहुंचे। असल में उससे पहले मैंने उनसे पूछा, अब खुद को एक इजरायली मां या महिला की जगह रखो और सोचो कि वे इन सवालों के क्या जवाब देंगी। और आप देख सकते थे कि कुछ बदल गया, क्योंकि आपके लिए, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था खुद को सुरक्षित महसूस करना, सम्मानित महसूस करना, भविष्य के लिए आशा रखना, और उन्हें एहसास हुआ कि शायद दूसरी तरफ वाले भी यही चाहते हैं। और वैसे अपमानित महसूस करना लगभग हर संघर्ष की जड़ है। अपने खुद के संघर्षों के बारे में सोचिए। गैर संघर्ष का दूसरा चरण है हमारी साझा वास्तविकता को समझना। अब हम मिलकर चर्चा करते हैं कि असली गहरा संघर्ष क्या है और संघर्ष के लक्षण क्या हैं। इस मामले में असली संघर्ष यह है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। हमारे बीच एक बड़ी दीवार है। हम दोनों तरफ एक दूसरे को अमानवीय बना देते हैं। क्या कोई चीज हमारे लिए सही चल रही है? फिर सबसे बुरा नतीजा क्या होगा और संघर्ष हल न होने पर कैसा महसूस होगा? फिर हम तीसरे चरण की ओर बढ़े, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपसी सहयोग से मिलकर कुछ नया बनाना। आपने पूछा, हमारी श्रेष्ठ वास्तविकता और सर्वोत्तम रूप क्या है और कैसा महसूस होगा? अगर शांति हमारी आदर्श वास्तविकता है तो वह कैसी दिखेगी? फिर हमारी आदर्श वास्तविकता को हासिल करने में क्या बाधाएं हैं, और उन बाधाओं में से जिन्हें हम नियंत्रित या प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें पार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद एक कार्य योजना बनाई गई। उसी समय संस्थापक आए और मेरी पत्नी को गले लगाया और मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा, फिलिस्तीनियों के दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। हमें जो कुछ भी सीखने को मिला वह अच्छा लगा और हम इसे अपने पतियों के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 15 यहूदी इजरायली माताओं से मिलने के लिए तैयार हैं, और अगर आप ओबामा, नेतन्याहू और एक बस को एक कमरे में ला सकते हैं तो हम माताएं उन्हें तब तक बाहर नहीं जाने देंगी जब तक कोई समझौता ना हो जाए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में दुनिया के लिए एक उपहार है जिसे मुझे साझा करना चाहिए। अगर वे तैयार थीं, स्वतंत्रता और शांति के लिए दुश्मन के साथ सहयोग का आरोप लगने का जोखिम उठाने के लिए, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि अपनी पूरी ताकत से इस उपकरण को फैलाऊं जिसे मैं अब काम करते हुए देख रहा हूं। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी और परिवार के समर्थन से रियल एस्टेट में अपना करियर छोड़ दिया ताकि एक आंदोलन शुरू कर सकूं। क्योंकि अगर मेरे लिए यह एक परिवार को साथ रहने में मदद करता या किसी एक व्यक्ति को हिंसा का सहारा लेने से रोकता तो यह एक सार्थक जीवन होता। लेकिन क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा प्रतिस्पर्धी हूं, मैंने कहा चलो 1 मिलियन का लक्ष्य रखते हैं। तो यही हमारा लक्ष्य था। और 9 साल बाद हमने 2,30,000 शांति निर्माता तैयार किए,
जिससे 80 लाख से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा। हमें लगा कि यह काफी अच्छा है। पिछले साल रवांडा में एक शिखर सम्मेलन की योजना बनाते समय मुझे किगाली नरसंहार स्मारक के विकास निदेशक का फोन आया और उन्होंने कहा, स्टीव, अगले साल तुत्सी के खिलाफ नरसंहार की 30वीं वर्षगांठ है। अगर मानवता 100 दिनों में 10 लाख लोगों की हत्या होने दे सकती है, तो क्या हम उनकी याद में 10 लाख शांति निर्माता तैयार नहीं कर सकते? मुझे लगा यह एक शानदार विचार है। यह हमारे नाम में था, यह हमारे लक्ष्य में था, तो मैंने सहमति दे दी। लेकिन अब हमें इसे हासिल करने के तरीके की रूपरेखा फिर से बनानी होगी। क्योंकि हमने 9 साल में 2,30,000 लोगों को प्रशिक्षित किया था, तो हम 1 साल में 10 लाख लोगों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे? हमें यह साझेदारियों और तकनीक के माध्यम से करना होगा। इसलिए हमने ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल बनाए जो 24/7 उपलब्ध हैं। हम इन्हें 5 लाख से अधिक कैद युवा महिलाओं के टैबलेट कंप्यूटरों तक ले गए, ताकि जब वे बाहर निकलें और काम की तलाश करें तो उन्हें अपराधी नहीं बल्कि शांति निर्माता के रूप में देखा जाए। हम इसे संयुक्त राज्य भर के 20 लाख से अधिक हाई स्कूल छात्रों तक भी पहुंचा पा रहे हैं। और फिर जो यही तकनीक उपलब्ध है उसे अपनाने के लिए हमने स्टैनफोर्ड की 21 वर्षीय छात्रा मैडी के साथ मिलकर एक ऐसा एआई टूल बनाया जो बिना किसी बाधा के 24 घंटे हर भाषा में उपलब्ध हो सके। इसे परखने के लिए अपनी पिछली रवांडा यात्रा में देश भर के युवा समूहों को प्रशिक्षित करने के बाद मैं एक पुनर्मिलन गांव गया। यह वह जगह है जहां नरसंहार के पीड़ित और अपराधी एक साथ रहते हैं। उनमें से एक ने एक दुभाषिए के माध्यम से कहा, मैं अपने उस पड़ोसी के साथ शांति से कैसे रह सकता हूं जिसने मेरे परिवार को मार डाला। तो मैंने वह टूल निकाला और केन्या, रवांडा में यह उन्हें बिना उलटफेर वाले तरीके से ले गया। अंत तक आते आते पीड़ित और अपराधी सभी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने पूछा कि क्या वे ट्रांसक्रिप्शन को प्रिंट कर सकते हैं ताकि उनके पूरे गांव को इससे सीखने को मिले। अब जब हमारे पास 25 लाख लोग हो गए हैं तो हमने जाना कि आगे क्या होगा, और हमने यह भी जाना कि डॉ द्वारा इस विषय पर शोध किया जा रहा है एरिका चेन हार्वर्ड के साथ। शांति की दिशा में काम करने वाली आबादी का वह 3.5%, केवल 3.5% शांति के लिए एक अजेय शक्ति साबित हो सकता है। केवल 3.5%। अगर आप दुनिया की जनसंख्या की गणना करें तो यह 250 मिलियन होगी। तो यह हमारा नया लक्ष्य बन गया, 250 मिलियन युवाओं को शांति निर्माता के रूप में प्रशिक्षित करना। युवा ही क्यों? क्योंकि आपके लिए यह ज्यादा मायने रखता है कि हम संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार आप हमसे ज्यादा समय तक यहां रहेंगे। अब आपने मेरी शांति यात्रा सुन ली है। मैं पहले सोचता था कि संघर्ष कोई ऐसी चीज है जिसे जीतना है। मुझे यह समझने में बहुत समय लग गया कि संघर्ष से कैसे निपटना है और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शांति का उपहार भीतर से शुरू होता है, खुद को और अपने साथी को समझकर, अपनी साझा वास्तविकता को समझकर और मिलकर एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर आदर्श वास्तविकता का निर्माण करके। इसे हासिल करने के रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें कबीलावादी सोच में धकेलने की कोशिश कर रहा है, मेरा कबीला बनाम तुम्हारा कबीला। अगर हम जनजाति की परिभाषा को फिर से परिभाषित करें तो क्या होगा? हम उन लोगों को नहीं अपनाते जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे जैसे वोट देते हैं, बल्कि हम इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति को, इस दुनिया में रहने वाले हर जीवित प्राणी को अपनाते हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम संघर्ष को नकारात्मक चीज के रूप में नहीं बल्कि विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें, और हम जिज्ञासा और शायद बिना किसी टकराव के इस विषय पर विचार करते हैं। और क्या होगा अगर इसकी शुरुआत हमसे ही हो? धन्यवाद।